अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम देखेंगे मास एंड वेट। इनमें डिफरेंशिएट पूछा जाता है लॉन्ग में भी और शॉर्ट में भी। तो सबसे पहले तो डेफिनेशंस हैं दोनों की, वो देखें नॉर्मली रियल लाइफ के अंदर जो है ना, आप इसको एक ही क्वांटिटी कंसिडर कर रहे होते हैं, मास और वेट को, लेकिन दोनों दो बहुत डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं। उनके अंदर जो है ना, मैंने यहाँ पर 5-6 डिफरेंस लिखे हैं। तो देखिए, सबसे पहले मास जो होता है वो अमाउंट ऑफ मैटर होता है जो बॉडी के अंदर होता है, यानी बॉडी के पास कितना मैटर है, कितने एटम मॉलिक्यूल्स हैं, वो चीज़ मास है। तो मास ऑफ ए बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर पोजेसेस बाय द बॉडी। अब ये सिर्फ अमाउंट है तो डेफिनेटली ये स्केलर क्वांटिटी है। वेट की बात है तो वेट जो है वो फोर्स है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द बॉडी। अगर अर्थ के ऊपर मौजूद है, डेफिनेटली जो अर्थ उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी, अट्रैक्टिव फोर्स, वही उसका वेट होगा। तो वेट ऑफ द बॉडी इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन इट। यानी मास जो है वो सिर्फ एक क्वांटिटी है जिसको आप अमाउंट ऑफ मैटर कहते हैं, जबकि मतलब सिर्फ अमाउंट है एक चीज़ की। जबकि वेट जो फोर्स है जिसमें अमाउंट भी और डायरेक्शन भी है, इसलिए वो वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि फोर्स वेक्टर होती है। अब वेट की जो डायरेक्शन हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड रहती है, ज़मीन के सेंटर की तरफ। और इट डज नॉट चेंज विद द चेंज ऑफ प्लेस। ये प्लेस चेंज करने के साथ जो है ना चेंज नहीं होता है। एक चीज़ का मास अगर 10 kg है, आप उसको कहीं भी मूव करवा लें, हाइट पे ले जाएं या किसी और प्लेनेट पे ले जाएं, उसका मास वही 10 kg ही रहेगा। लेकिन जो वेट है वो डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ जी पे। फार्मूला है W=mg। आपने अभी रिसेंटली जो पीछे पढ़ा था सेकंड लॉ ऑफ मोशन, उसमें आपने सीखा था F=ma। आपने फोर्स यूं कैलकुलेट करना सीखी। यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है तो एक ही जगह जी आ गया और F की जगह W लिख दिया आपने, तो वही फार्मूला बन गया W=mg। ये भी फोर्स है। तो ये वेरी करेगी वैल्यू ऑफ जी पे। जी जो है ना वो नियर द ओशन सरफेस, यानी कि जो सी लेवल है उस पर मैक्सिमम होती है जी की वैल्यू। जैसे जैसे हाइट पे जाएंगे जी की वैल्यू कम हो जाएगी, तो डेफिनेटली जो वेट है वो भी फिर साथ में कम हो जाएगा। और फिर जी की वैल्यू हर प्लेनेट पे सेम नहीं होती, हर जगह पे सेम नहीं होती, तो वेरी करता है इसलिए। तो इट इज़ मेजर्ड बाय कंपैरिजन विद स्टैंडर्ड मासेस यूजिंग बीम बैलेंस। आपने देखा है कि मास मेजर किया जाता है बाय कंपैरिजन। आप बीम बैलेंस यूज़ करते हैं, फिजिकल बैलेंस यूज़ करते हैं। एक साइड पे स्टैंडर्ड मासेस पुट करते हैं, दूसरी साइड पे आप अननोन मास पुट करते हैं, आप मेजर कर लेते हैं उसका कंपैरिजन करके, जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। और इसको मेजर किया जाता है केजी के अंदर, इसका ऐसा यूनिट केजी है। जबकि जो स्प्रिंग बैलेंस है उसको सॉरी वेट है उसको स्प्रिंग बैलेंस की मदद से जो है ना वो मेजर किया जाता है, यानी सस्पेंड करके स्प्रिंग के साथ अटैच करेंगे। स्प्रिंग जितना स्ट्रेच हो जाएगा उतना हम उसको मेजर कर लेंगे, और उसको मेजर किया जाता है न्यूटन में, क्योंकि फोर्स है, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। तो लास्ट बात ये है कि ये स्पेसिफाई करता है मास स्पेसिफाई करता है कि कितनी फोर्स चाहिए इस बॉडी को एक्सरलेट करने के लिए। ठीक है जी, ये मास ये स्पेसिफाई करता है, ये बताता है। और वेट ये बताता है कि कितनी फोर्स चाहिए इस बॉडी को लिफ्ट करने के लिए, उठाने के लिए। तो ये इनमें डिफरेंस है, तो ये याद रखना है। मैंने बोला ऐसे शॉर्ट भी आता है, एज ए लॉन्ग भी आता है। तो अब हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन की तरफ चलते हैं जी। तो अब थर्ड लॉ ऑफ मोशन देखें, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन देखें। फर्स्ट लॉ में ये था कि जब तक कोई फोर्स एक्ट नहीं करती बॉडी अपनी स्टेट चेंज नहीं कर सकती। सेकंड लॉ में आपने सीखा जब फोर्स एक्ट करती है तो उसकी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास ऑफ द बॉडी के। अब यहाँ पर थर्ड लॉ है, थर्ड लॉ में ये कहते हैं अगर कोई फोर्स एक्ट कर रही है तो हम उसे एक्शन का नाम देते हैं। लाजमी बात है उसका इक्वल और अपोजिट रिएक्शन भी होगा। तो एवरी एक्शन देयर इज टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। अब फर्ज करें आपने एक बैलून लिया, उसके अंदर आपने एयर फिल कर दी। अब आप उसको रिलीज करेंगे, जिस तरफ एयर उसमें से इजेक्ट होगी, अब इस तरफ अगर इजेक्ट हो रही है एयर तो बैलून उसके ऑपोजिट मूव करेगा। जितनी देखें एयर उस बैलून के ऊपर फोर्स लगाएगी, बैलून उसके उतनी फोर्स एयर के ऊपर लगाएगा। अब एयर का बैलून के ऊपर फोर्स लगाना एक्शन है, बैलून का एयर के ऊपर फोर्स लगाना उसका रिएक्शन है। इसके अलावा रॉकेट्स होते हैं, आपने कभी देखा हो टीवी वगैरह पे, रॉकेट्स जब लॉन्च किए जाते हैं उसमें से जो गैस है उसका फ्यूल वो बर्न होकर बाहर निकलती है उसकी टेल में से। जितना वो डाउनवर्ड मोशन करती है उतना रॉकेट अपवर्ड करता है। अब गैस जब बाहर निकलती है वो अप ट्रस्ट लगाती है, यानी रॉकेट गैस के ऊपर फोर्स लगाता है डाउनवर्ड उसको बाहर निकालने के लिए हाई स्पीड के साथ, और गैस अप ट्रस्ट लगाती है यानी उछाल की फोर्स लगाती है रॉकेट के ऊपर उसको अपवर्ड मूव करवाने के लिए। तो गैस का बाहर निकलना एक्शन और रॉकेट का ऊपर की तरफ मूव करना उसका रिएक्शन। आपकी अब जो मैंने जो एग्जांपल लिखी है वो सिंपल सी लिखी है कि फर्ज करें एक टेबल, उसके ऊपर एक बुक पड़ी हुई है। बुक का जो वेट होगा, जैसे हम mg अभी पढ़ के आए W=mg, वो डाउनवर्ड होगा, और टेबल की सरफेस जो उसका नॉर्मल जो होगा वो अपवर्ड होगा। तो दोनों फोर्सेस इक्वल और अपोजिट, यानी जो वेट है वो किस तरफ एक्ट कर रहा है, वो डाउनवर्ड, वो एक्शन है, तो उसका रिएक्शन क्या आ रहा है, नॉर्मल आ रहा है, जो उसके इक्वल और
ऑपोजिट है। तो एक्शन और रिएक्शन जो है ना, दो डिफरेंट बॉडीज़ पे होते हैं। यानी आप देखें, अब बुक जो है ना वो वेट किस पे एक्ट कर रही है, और टेबल पे, तो ये एक्शन हो रहा है। टेबल रिएक्शन फोर्स दे रहा है, वो किस पे एक्ट कर रही है, बुक पे। तो दोनों जो फोर्सेज हैं वो दो डिफरेंट बॉडीज़ पे हैं, यानी एक्शन और रिएक्शन एक ही बॉडी पे नहीं है, डिफरेंट पे हैं। दूसरी बात ये है कि आप ज़मीन पर चलते हैं, ज़मीन पर जब आप चलते हैं तो आप ज़मीन को बैकवर्ड पुश देते हैं, उतना ही पुश अर्थ आपको फॉरवर्ड दे देती है। आप ज़मीन पर फोर्स लगाते हैं, वो एक्शन है। ज़मीन आपको आगे पुल कर देती, मतलब आप आगे पुश कर देती है, वो उसका रिएक्शन होता है। तो जो रॉकेट्स मूव करते हैं उसका प्रिंसिपल भी यही है, और इसके अलावा जो मिसाइल वगैरह जो लॉन्च किए जाते हैं उस पर भी। तो ये आपने तैयार करना है, ये एज ए शॉर्ट आपने तैयार करना है, डेफिनेशन भी और एग्जाम्पल भी। तो ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन हो गया, आपने मास और वेट भी पढ़ लिया। तो याद रखना है, क्योंकि अगले टॉपिक्स में वो काम आएगा, जिसमें हम टेंशन और एक्सेलेरेशन फाइंड करेंगे स्ट्रिंग के अंदर। वो दो केसेस हैं। तो टिल देन टेक केयर।